तो एक बहुत बड़ी फ़िल्मी घोषणा हुई है जिसने इंडस्ट्री में कह सकते हैं कि हलचल मचा दी है। आमिर खान प्रोडक्शंस अपनी अगली फ़िल्म ला रहा है, लाहौर 1947। हम्म, और कमाल की बात यह है कि इसमें जो नाम जुड़े हैं वो अपने आप में ही एक एक इवेंट है। गदर के बाद सनी देओल, उनके साथ राजकुमार संतोषी, हाँ, और इन सबको प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद आमिर खान। मतलब ये तिकड़ी तो, कमाल है। और सिर्फ तिकड़ी ही नहीं, फिल्म की रिलीज डेट पर भी गौर करना चाहिए। अच्छा। 13 अगस्त यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस वाले हफ्ते में। हम्म, ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता है। सही बात। इस तरह की टाइमिंग के पीछे अक्सर एक इरादा होता है, एक खास तरह की भावना को पकड़ने की कोशिश। माहौल पहले से ही बना होता है। बिल्कुल। और यही वो धागा है जिसे आज हम पकड़ने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो इसी फिल्म की घोषणा पर एक तरह से आधारित है। लेख का तर्क ये है कि लाहौर 1947 ये सिर्फ एक और पीरियड ड्रामा नहीं है। ये भारतीय सिनेमा में चल रहे एक बहुत बड़े और शायद थोड़े चिंताजनक चलन का सबसे नया उदाहरण है। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश इसी लेख के विश्लेषण की गहराई में उतरने की है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक फिल्म मौजूदा राजनीतिक माहौल और जिसे लेख गढ़ा हुआ राष्ट्रवाद कहता है, उसके बीच क्या रिश्ता हो सकता है। हाँ, और ये साफ कर देना जरूरी है कि हमारा मकसद फिल्म पर कोई फैसला सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्म तो अभी बनी भी नहीं है। हमारा काम इस सोर्स में पेश किए गए नजरिए को समझना है। हाँ। ये विश्लेषण सिनेमा और राजनीति के उलझे हुए रिश्ते पर एक खास रोशनी डालता है और हम उसी के मुख्य बिंदुओं की पड़ताल करेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिल्म की कहानी क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये 1947 के बंटवारे के उस दर्दनाक दौर में सेट है। कहानी एक मुस्लिम परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो लखनऊ से लाहौर जा रहा है। अब बंटवारे पर तो कई फिल्में बनी हैं, इसमें नया क्या है? यही पर ये लेख अपना पहला और सबसे मजबूत पॉइंट रखता है। ओके। वो कहानी से ज्यादा कहानी के समय पर सवाल उठाता है। मतलब आज के समय में ये कहानी क्यों। अच्छा। लेख के मुताबिक ये फिल्म एक ऐसे दौर में आ रही है जब भारत में मुसलमानों को लेकर एक खास तरह की सामाजिक और राजनीतिक बहस चल रही है और कई बार उन्हें हाशिए पर महसूस कराया जाता है। तो इस माहौल में बंटवारे की कहानी को फिर से कहना, और वो भी एक ऐसे परिवार के नजरिए से जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहा है, ये कई मुश्किल सवाल खड़े कर देता है। मतलब ये कि क्या ये कहानी हमें उस दौर की तकलीफ को समझने में मदद करेगी या फिर आज के दौर में जो दूरियां हैं उन्हें और हवा देगी? ये तो बहुत पेचीदा सवाल है। बिल्कुल। क्योंकि बंटवारे की कहानियां सुनाना तो जरूरी है, वो हमारे इतिहास का हिस्सा है। ये ज्यादा मायने रखता है। कैसे? हाँ। क्या उसे एक इंसानी त्रासदी की तरह दिखाया जाएगा या फिर उसे वफादारी, राष्ट्रवाद और हम बनाम वो के चश्मे से पेश किया जाएगा। लेख का डर यही है कि जब ऐसी कहानियां बार बार एक खास एंगल से सुनाई जाती हैं तो वे इतिहास का घाव भरने की बजाय उसे और कुरेदने का काम कर सकती हैं, खासकर जब समाज में पहले से ही तनाव हो। समझ गए। और यहाँ से मामला और भी बड़ा हो जाता है ना? हाँ, हाँ। लेख साफ कहता है कि लाहौर 1947 को अकेले में देखना गलती होगी। ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। बिल्कुल। यहीं पर लेख बॉलीवुड के हालिया ट्रेंड की बात करता है। पिछले कुछ सालों में ऐसी फिल्मों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। फिल्में जो अति राष्ट्रवादी हैं और जिनका केंद्र बिंदु अक्सर पाकिस्तान होता है। हाँ। लेख में कुछ और आने वाली फिल्मों के नाम भी गिनाए गए हैं। धुरंधर 21, बॉर्डर 2 भी है शायद। हाँ, बॉर्डर 2, बैटल ऑफ गलवान, ये पूरी एक लिस्ट है। वाह, बॉर्डर 2, धुरंधर, ये तो पूरी एक असेंबली लाइन लग रही है ऐसी फिल्मों की। तो लेख के हिसाब से ये सब क्या दिखाता है? लेख इसे एक वो रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब क्रिएटिव इकोसिस्टम का लक्षण बताता है जो मौलिकता के साथ संघर्ष कर रहा है। अच्छा। जब नया आइडिया नहीं होते तो आप उन फॉर्मूलों की तरफ जाते हैं जो पहले काम कर चुके हैं। और आज के दौर में राष्ट्रवाद और पाकिस्तान विरोधी भावनाएं वो एक आजमाया हुआ सुरक्षित फॉर्मूला बन गया है। सुरक्षित, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही सुरक्षित नहीं है, नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से भी सुरक्षित है। ऐसी फिल्म बनाने पर आपसे कोई कड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि शायद सराहना ही मिले। बिल्कुल, ये एक तरह का डबल फायदा हो गया। सही बात है। और लेख इस सिनेमाई ट्रेंड को सीधे सीधे आज की राजनीति से जोड़ता है। उसका तर्क है कि ये फिल्में हवा में नहीं बन रही, बल्कि ये हमारे राजनीतिक माहौल का ही आईना है। लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का भी हवाला दिया गया है। अच्छा। जिनमें अक्सर पाकिस्तान का जिक्र एक क्या कहते हैं, बयानबाजी के दुश्मन के तौर पर होता है।
भले ही उस वक्त सीमा पर कोई बड़ी हलचल ना भी हो, ये एक राजनीतिक जरूरत को पूरा करता है। एक मिनट, तो क्या लेख ये कह रहा है कि फिल्म बनाने वाले सीधे राजनीतिक भाषणों से प्रेरणा ले रहे हैं, कि मतलब कला सचमुच राजनीति की नकल कर रही है? सीधे तौर पर नकल नहीं, लेकिन एक तरह का तालमेल जरूर है। तालमेल। जब देश का राजनीतिक माहौल एक खास दिशा में जाता है, तो मीडिया और सिनेमा जैसे शक्तिशाली माध्यम भी उसी दिशा में बहने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेख कहता है कि ये संगम कोई हादसा नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां राष्ट्रवाद एक बिकाऊ सामान बन जाता है और देशभक्ति को पर्दे पर दिखाने की होड़ लग जाती है। ठीक है, तो एक फिल्म की घोषणा से शुरू हुई बात अब पूरे देश के पॉलिटिकल सिनेमैटिक इकोसिस्टम तक पहुंच गई है। हाँ। और मुझे लगता है कि लेख का सबसे बड़ा दावा तो अब आने वाला है। हाँ। उसमें एक रिपोर्ट का जिक्र है ना, स्मोक स्क्रीन 2026। बिल्कुल। नाम तो किसी जासूसी नॉवेल जैसा लगता है, ये क्या चीज है? हाँ, और इसका काम भी कुछ वैसा ही है, धुएं के पार देखने की कोशिश करना। अच्छा। लेख के मुताबिक स्मोक स्क्रीन 2026 एक लंबी खोजी रिसर्च पहल है। इसका मकसद बहुत बड़ा है। क्या? ये जांचना कि भारत में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, हाँ। संस्थाओं पर कथित कब्जा, मीडिया पर नैरेटिव का नियंत्रण और ये जो गढ़ा हुआ राष्ट्रवाद है, हाँ। ये सब मिलकर लोकतंत्र में आ रही गिरावट के बावजूद एक सब कुछ ठीक है वाला भ्रम कैसे बनाए रखते हैं। बाप रे, ये तो बहुत भारी भरकम बात है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे, मतलब स्मोक स्क्रीन, धुएं का पर्दा। इसे ऐसे समझिए, ये रिपोर्ट कह रही है कि राजनीति एक जादू के खेल जैसी हो गई है। जादू का खेल? हाँ, जब असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी या महंगाई पर जवाब देना मुश्किल होता है, तो बहुत सारा धुआं उड़ाया जाता है। ओके। ये धुआं है राष्ट्रवाद की बातें, इतिहास के किस्से, बाहरी दुश्मन का डर। और इस रिपोर्ट के अनुसार सिनेमा इस धुएं को पैदा करने का सबसे मजबूत जरिया बनता जा रहा है। तो फिल्में, टीवी शो, न्यूज़ चैनल, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि जनता का ध्यान असली सवालों से हटकर भावनात्मक मुद्दों पर लगा रहा है। बिल्कुल। तो इस नजरिए से देखें तो बॉलीवुड का राष्ट्रवादी फिल्मों पर इतना जोर देना, ये तो इस स्मोक स्क्रीन वाले ढांचे में एकदम फिट बैठता है। बिल्कुल, वो उस बड़े खेल का एक हिस्सा बन जाता है। और लेख में कुछ ऐसी लाइनें हैं जो सीधे दिल पर लगती हैं। जैसे एक जगह कहा गया है, जब चुनावी जवाबदेही कमजोर हो जाती है तो प्रतीकवाद असलियत की जगह ले लेता है। प्रतीकवाद असलियत की जगह ले लेता है, वाह। मतलब असल काम की जगह प्रतीकों, नारों और झंडों की राजनीति होने लगती है। सही पकड़ा। और एक और लाइन थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, इतिहास एक सबक नहीं, एक उपकरण बन जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इतिहास से सीखने की बजाय उसे अपनी आज की लड़ाई के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ, और लेख कहता है कि राष्ट्रीय छुट्टियों के आसपास बड़ी बड़ी राष्ट्रवादी फिल्में रिलीज करना, ये भी इसी नैरेटिव मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये सब मिलकर उस धुएं के पर्दे को और घना बनाते हैं। यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है? क्या कोई साजिश है? मतलब क्या फिल्म बनाने वाले और सरकार में बैठे लोग मिलकर कोई मीटिंग करते हैं और तय करते हैं कि चलो अब देश को ये कहानी दिखानी है? ये तो किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसा लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और लेख इसका जवाब बड़े सधे हुए तरीके से देता है। कैसे? उसका कहना है कि जरूरी नहीं कि कोई कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी या मिलीभगत हो, ये उससे कहीं ज्यादा चालाकी से होता है। अच्छा। लेख 3 शब्दों का इस्तेमाल करता है, आत्मसेंसरशिप, प्रोत्साहन संरेखण और वैचारिक अभिसरण। ओके, ये फिर से भारी शब्द आ गए। एक एक करके समझते हैं। पहला क्या था? आत्मसेंसरशिप। इसका मतलब है कि डायरेक्टर या राइटर खुद ही सोचने लगता है, यार ये वाला सीन या ये डायलॉग हटा देते हैं, पता नहीं कौन बवाल खड़ा कर दे, खामखा कौन पंगे में पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब सरकार को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, बनाने वाला खुद ही अपनी कैंची चला लेता है। ठीक है, समझ गई। और दूसरा? प्रोत्साहन संरेखण। इसका मतलब है कि सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि एक खास तरह की फिल्में बनाने पर आपको फायदा होता है। जैसे? हो सकता है आपको आसानी से सब्सिडी मिल जाए, टैक्स में छूट मिल जाए, या फिर आपकी फिल्म को सरकारी स्तर पर प्रमोट किया जाए, तो जाहिर है बनाने वाले उसी तरफ झुकेंगे जहां फायदा है। और तीसरा? वैचारिक अभिसरण। ये सबसे दिलचस्प है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे लगातार एक ही तरह की बातें सुनकर फिल्म बनाने वालों की और सत्ता में बैठे लोगों की सोच इतनी मिल जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अलग भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, जो सरकार सोच रही है वही उन्हें देश की सोच लगने लगती है।
तो ये कोई साजिश नहीं, बल्कि एक माहौल है। एक इकोसिस्टम। हाँ, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां सत्ता की तारीफ करने पर इनाम मिलता है और सवाल उठाने पर सजा का डर होता है। तो लेख के मुताबिक खतरा किसी एक लाहौर 1947 से नहीं है। नहीं। खतरा है इस तरह की फिल्मों की बाढ़ से, बिल्कुल। उनकी पुनरावृत्ति से, जब एक ही तरह का नैरेटिव हर फ्राइडे को सिनेमा हॉल में परोसा जाता है। बिल्कुल सही। खतरा दोहराव में है। इसे एक डाइट की तरह सोचिए। डाइट। हाँ, कभी कभी जंक फूड खाना ठीक है, लेकिन अगर आपकी डाइट में सिर्फ और सिर्फ जंक फूड ही हो तो आपकी सेहत खराब होनी तय है। लेख का तर्क यही है कि भारतीय सिनेमा की रचनात्मक सेहत खतरे में है, क्योंकि उसे हर हफ्ते सिर्फ एक ही तरह का खाना परोसा जा रहा है। और वो खाना है संघर्ष, शिकायत और दुश्मन पर आधारित राष्ट्रवाद का खाना। और इस प्रक्रिया में कला की आत्मा कहीं खो जाती है। सिनेमा का दायरा बहुत संकरा हो जाता है। तो चलिए इस पूरे चर्चा को समेटते हैं। हमने आमिर खान की एक फिल्म की घोषणा से शुरुआत की थी और हम पहुंच गए सिनेमा, राजनीति और लोकतंत्र की सेहत के एक बहुत ही उलझे हुए चौराहे पर। ये विश्लेषण वाकई दिखाता है कि कैसे एक अकेली फिल्म भी एक बहुत बड़े सांस्कृतिक और राजनीतिक तूफान का एक संकेत हो सकती है। और लेख का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश यही है, खतरा ये है कि भारतीय सिनेमा, जो कभी अपनी कहानियों की विविधता, अपनी कल्पनाशीलता और अपनी आलोचनात्मक आवाज के लिए जाना जाता था, हाँ, वो कहीं सरकारी राष्ट्रवाद के सुरक्षित और आरामदायक रास्ते पर चलकर अपनी वो आवाज खो तो नहीं रहा जा रहा है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है, और ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है जो दर्शक हैं। बिल्कुल। और यहीं हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। ये लेख बॉलीवुड की भूमिका पर उंगली उठाता है, लेकिन अगर ये सच है कि सिनेमा समाज का आईना होता है, तो ये मौजूदा चलन हमें हमारे समाज के बारे में क्या बता रहा है? अच्छा सवाल है। क्या हम दर्शक के तौर पर खुद ऐसी ही कहानियों की मांग कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो ये हमारी अपनी उम्मीदों और हमारे अपने डरों के बारे में क्या कहता है? इस संवाद में एक दर्शक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है? वाकई ये सोचने वाली बात है।